नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, आइए आज से इसे कंटिन्यू करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स कराने के क्रम में अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक हेडिंग डालो, ठीक है। हालांकि देखो ये जो मैं क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ ये हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने देखो, अपने बोर्ड पे एक क्वेश्चन भी आपके सामने आया होगा, तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन और जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ वो दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्वेश्चन में सारी वही बातें रहेंगी जो मैं हेडिंग डाल करके पूरे क्वेश्चन में करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, हेडिंग के रूप में डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो। हेडिंग क्या, यानी 2 कार्नोट इंजन्स ठीक है, 2 कार्नोट इंजन्स वर्किंग या ऑपरेटिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 कार्नोट इंजन्स वर्किंग या ऑपरेटिंग इन सीरीज, किस कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्नोट इंजन। तो देखो इस तरीके से तो कार्नोट इंजन का सिंपल डायग्राम आप बना सकते हो। आपको पता है ये क्या है, सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ से Q1 हीट लेते हैं और कितना वर्क हो जाता है W। जो बची हुई हीट है Q2 वो किसे दे दी जाती है, सिंक को, टेम्परेचर T2 पर, ठीक है। तो आप देख लेना क्वेश्चन, यदि आपने नोट कर लिया हो तो नोट कर लिया करो, जैसे साथ साथ में कहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं वही मान के चल रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है आपको। चलो तो सीरीज में है दोनों, तो दूसरे वाला और बना लो एक, ठीक है जी। देखो सोर्स को हॉट बॉडी कहते हैं, सिंक को कोल्ड बॉडी कहते हैं, ठीक। ये भी सोर्स है, इसका टेम्परेचर T2, ये सिंक है, इसका टेम्परेचर T3। यहाँ से हीट जारी है Q2, ठीक है। पहले में मान लो W1 वर्क हो रहा था, तो दूसरे में मान लो कितना हो रहा है W2, और Q3 हीट इसमें हम सिंक को दे देते हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम इन 2 डायग्राम्स की हेल्प से, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन में मानी है ना, वे उस क्वेश्चन के अनुसार ही मानी है, ठीक है। तो ताकि वो वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए और साथ में ये हेडिंग भी आपकी कवर हो जाए, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर पहले इंजन में आपने माना T1, सिंक का टेम्परेचर T2 माना, जो हीट ली वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वो Q1 मानी, W1 वर्क डन माना वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया गया कार्य वर्क, और जो रिमेनिंग हीट है Q2 वो सिंक को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। जो दूसरा इंजन है उसका भी सोर्स का टेम्परेचर आपने उतना ही माना T2, ठीक है। सीरीज में है ना, तो सीरीज में होने का मतलब है इसका सोर्स और इसका सिंक एक ही तो होंगे, मिला के फिर ऐसे चल रहा है, ठीक है। यानी ये वाला जो है ना इसके नीचे है ऐसे, तो इसका सोर्स मतलब इसका सिंक और इसका सोर्स दोनों एक ही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसे सारे को उठा के यहाँ रख दोगे तो सोर्स सिंक एक ही हो जाएगा भाई। ऊपर वाले इंजन के लिए तो वो सोर्स सिंक है ये वाला, और नीचे वाले इंजन के लिए क्या हो जाएगा, सोर्स, इस तरीके से। तो टेम्परेचर दोनों का सेम, ठीक है। और देखो इसकी हीट, इसने हीट Q2 ली थी, तो Q2 हीट ही इसने वर्किंग सब्सटेंस को दी। कुछ हीट का वर्क हो गया, तो जो बची हुई हीट है, रिमेनिंग हीट मैंने कितनी मान ली Q3, ठीक है। वो कहाँ चली गई, सिंक में, कितना टेम्परेचर हुआ T3। बात समझ में आ रही है। तो इसे इसके नीचे भी बना सकते हो।
तो इसकी लैंग्वेज लिख लेना, जो जो आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत लैंग्वेज वगैरह में फिर नहीं आएगी आपको। बाकी मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है आज का रोज ही रहती है गर्मियों में, तो है ना। ये ऊपर का कमरा वैसे है। देखो ध्यान देना, क्या कहेंगे, इफ Q1 बी द हीट, ठीक है, टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1, ठीक है, एंड W1 बी द वर्क डन बाई वर्किंग सब्सटेंस एंड रिमेनिंग हीट Q2 इज ट्रांसफर टू द सिंक एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2, ठीक है। ठीक है, तो देखो दिस Q2 हीट इज ट्रांसफर्ड या इज टेकन, ले ली जाती है किसके द्वारा, बाई वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सेकंड इंजन, ठीक है, एंड W2 वर्क इज डन, W2 वर्क किया जाता है, W2 वर्क इज डन बाई सेकंड हीट इंजन या सेकंड वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, एंड रिमेनिंग हीट Q3 इज ट्रांसफर्ड टू द सिंक ऑफ सेकंड इंजन। तो इस तरीके से जो दिख रहा है बिल्कुल वही लिखना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो भाई, जो दिख रहा है उसका हिंदी में तो लिख ही सकते हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई हिंदी मीडियम वाला यदि हो तो। अब देखो इसका डेरिवेशन करना है, तो आप देख के बताओ इससे यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो Q1 है वो हीट ले जा रही है, W1 वर्क हो रहा है और प्लस Q2 हीट बची हुई है। यानी Q1 हीट को दो भागों में आप यूज कर रहे हैं, एक तो W1 वर्क करने में और एक Q2 हीट सिंक को दे दिया आपने बची हुई। इसी प्रकार यहाँ से देखो जो Q2 है वो किसके बराबर है, W2 प्लस Q3, ठीक है भाई। Q2 हीट ली तो W2 वर्क करा और बची हीट आपने सिंक को दे दी Q3। तो देखो यहाँ से W1 कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, और देखो यहाँ से W2 कितना आएगा, Q2 माइनस Q3। तो देख के बताओ टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, देन टोटल वर्क डन, और वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, हीट इंजन के कॉम्बिनेशन के द्वारा। तो बाई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, किसका कॉम्बिनेशन, हीट इंजन्स का, ऑफ हीट इंजन्स, ठीक है जी। कितना आएगा, ये हो जाएगा W बराबर आपको पता है W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू रखो क्या है, Q1 माइनस Q2, W2 की वैल्यू रखो Q2 माइनस Q3। देखो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो W आपका बचा Q1 माइनस Q3, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एक मिनट दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखो W बराबर Q1 माइनस Q3 आया। आपको दो कार्नोट इंजन जो वर्किंग या ऑपरेटिंग किस में है, किस में वर्क कर रहे हैं, किस में ऑपरेट हो रहे हैं, सीरीज में, आपको उसकी इफिशियंसी निकालनी है, ठीक है। तो आप हेडिंग में चाहे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, इफिशियंसी निकालनी है। तो देन इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है। आप जानते हो ईटा से डिनोट करते हैं और होता है W/Q1, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो ईटा बराबर W की वैल्यू रखो क्या है, Q1 माइनस Q3, और अपॉन में क्या है, Q1। आप इसे अलग अलग अपॉन में लिखें, यह जाएगा Q1/Q1 माइनस Q3/Q1। इधर देख लो, ईटा बराबर 1 माइनस Q3/Q1। और आप जानते हो भाई वर्किंग सब्सटेंस का वर्क करती है आइडियल गैस, मतलब गैस करती है। तो और गैस मान लो कैसी हो, आइडियल गैस, तो फॉर आइडियल गैस। तो ये तो मैंने आइडियल गैस के लिए आपको प्रूफ करा रखा है, Q1/Q2 बराबर क्या होता है, T1/T2। यह Q2/Q1 बराबर T2/T1, एक ही बात है। तो यहाँ देख के बताओ Q3/Q1 कितना आएगा, क्या हो जाएगा, T3/T1।
क्लियर है भाई? ऐसे ही तो है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे तो होता है। चाहे इसे पलट के लिख लो, कैसे लिख लो? तो आप Q3 अपॉन Q1 की जगह क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ईटा बराबर 1 माइनस T3 अपॉन T1। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई उस हीट इंजन की जो श्रेणी क्रम में दिख रहा है आपको सारा। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। उस हीट इंजन की क्या आ गई है? एफिशिएंसी। क्लियर है? तो एफिशिएंसी ही आपको निकालनी थी। मैंने इसके डायग्राम बना दिए, लैंग्वेज भी लिखवा दी। ठीक है, और फिर फ्रॉम द डायग्राम ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, फिर ये इधर का नोट करना है, फिर ये और फिर ये कर लोगे ना। बाकी PDF नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको एफिशिएंसी निकालनी थी कार्नोट इंजन के सीरीज कॉम्बिनेशन की, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था उसका भी सॉल्यूशन यही है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो, जो कार्नोट का हीट इंजन है ना, मैंने आपको बताया था वो कार्नोट हीट इंजन कहते हैं, या कार्नोट आइडियल हीट इंजन कहते हैं, या कार्नोट क्या कहते हैं? रिवर्सिबल हीट इंजन। वो रिवर्सिबल भी है। ठीक है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क भी कर सकता है। और मैंने बताया था रेफ्रिजरेटर क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन ही होता है। तो कार्नोट हीट इंजन जो है ना, वो रिवर्सिबल जब वर्क करेगा तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा, और जब सीधे करेगा तो हीट इंजन है ही, तो वो दोनों तरफा को वर्क करता है, इसलिए उसे कहते हैं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। चूँकि वो आइडियल है तो इसलिए उसे कार्नोट आइडियल हीट इंजन भी कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके गुणों के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं ऑफ, ठीक है, कार्नोट। आइडियल कह दो या रिवर्सिबल कह दो, कुछ भी नाम आ सकता है ना। ठीक है, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। जो कार्नोट का रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो। कार्नोट के उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल को क्या कहते हैं हिंदी में? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय ऊष्मीय इंजन या ऊष्मा इंजन की विशेषताएं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। देखो, एक पढ़ी हुई मतलब पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो, पहला पॉइंट ये है, ईटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो आप देख के बताओ ईटा क्या है? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। और वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर ये T1 है सोर्स का टेम्परेचर, और T2 है सिंक का टेम्परेचर। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिख देंगे? क्योंकि ये होता है फॉर्मूला, इसलिए क्या कहेंगे? इफिशियंसी यानी दक्षता। ठीक है, कार्नोट ऊष्मीय इंजन की दक्षता। तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स, बताओ। डिपेंड्स ऑन द T1 T2 है ना, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसे, परम ताप हिंदी में, या केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके है? T1 है सोर्स का, तो ऑफ सोर्स, और T2 किसका है? सिंक का। सोर्स को हॉट बॉडी कहते हैं, सिंक को कोल्ड बॉडी कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखो ये है, मान लो एक हीट इंजन है, उसकी इफिशियंसी मान लो ईटा 1 है। वो T1 और T1 उसके सोर्स का टेम्परेचर है, T2 उसके किसका? सिंक का टेम्परेचर है। तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 1 माइनस T2 अपॉन T1। और देखो एक दूसरा हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी ईटा 2 है, वो भी
T1 और T2 टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, यानी उसके सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इतनी ही होगी। कहने का मतलब है जो कोई दो हीट इंजन यदि सेम टेम्परेचर पर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उनकी एफिशिएंसी देखो सेम होगी या नहीं, यानी यहाँ से निष्कर्ष निकल के आएगा कि ईटा1 किसके बराबर होगा, ईटा2 के। ठीक है, देख लो ये तो निष्कर्ष निकल के आ रहा है भाई। फर्स्ट हीट इंजन है जो टेम्परेचर T1 T2 के बीच वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही हो जाएगा जो होता है, उसे मैंने ईटा1 माना। दूसरा हीट इंजन है वो भी टेम्परेचर T1 T2 पे वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा जो होता है। तो आप पाओगे टेम्परेचर यदि दो हीट इंजन से दो हो, कितने भी हो, है ना, दो या दो से अधिक कितने भी हीट इंजन हो, चाहे तीसरा हो, तीसरा भी T1 T2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा हो, तो भी उसकी एफिशिएंसी ईटा3 बराबर इतनी ही हो जाएगी। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है, कितने भी हीट इंजन हो यदि वे सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क करते हैं तो सबकी एफिशिएंसी कैसी हो जाती है, सेम। यही बात आपको लिखनी है। तो क्या कहेंगे, हीट इंजन्स, ठीक है, कौन से हीट इंजन्स, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर्स। कौन से हीट इंजन भैया, जो सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हीट इंजन्स भाई टू तो कहेंगे नहीं, कितने भी हो सकते हैं, तो कुल मिला के हीट इंजन्स कह दिया। तो हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर्स, जो हीट इंजन है जो सेम टेम्परेचर पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सबकी इफिशियंसी कैसी होती है, सेम होती है। तो कहेंगे हैव क्या रखते हैं, हैव द सेम इफिशियंसी, सेम इफिशियंसी रखते हैं भैया। ठीक है, सबके लिए ईटा की वैल्यू कैसी होगी, मतलब सेम होगी। बात समझ में आई। तो जो भी हीट इंजन, देखो मैंने ये मैथमेटिकली बताया पहला पॉइंट, फिर लैंग्वेज लिखी, दूसरा पॉइंट भी मैथमेटिकली बताया, फिर उसकी लैंग्वेज लिख दी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप समझना आसान हो जाता है। ऐसे समझ के एक बार समझ में कोई बात आ जाए तो उसे लिख तो आप दोगे ही। ठीक है, चाहे तो हिंदी में लिख दोगे, चाहे तो इंग्लिश में लिख दोगे, और चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दोगे। ठीक है, तो कई बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हीं का ज़्यादा समस्याएं रहती है, उन्हीं के मन में ज़्यादा चलती रहती है, हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या है ना। बाकी जो इंग्लिश के हैं तो उनके तो बस इंग्लिश में ही करना है, लेकिन जो हिंदी के हैं उनके मन में ये रहता है कि हिंदी में करें या इंग्लिश में करें या हिंदी इंग्लिश मिक्स करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं अंग्रेजी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो इस देश की सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी जो तैयारी करवाने वाली संस्था है ना, दृष्टि IAS, उसके जो हेड है, जो खुद एक हिंदी के टीचर हैं, वो खुद कहते हैं कि यदि कोई मुझसे पूछेगा ना कि सिविल सर्विसेज में मैं कौन सा मीडियम लूँ, तो मैं खुद हिंदी मीडियम को पढ़ाने के बावजूद वो कहते हैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम लो। ठीक है, जब कोई बात ना हो, आपके पास कोई चारा ना हो, तो हिंदी मीडियम तब ले सकते हैं आप। यदि आप थोड़ा सा भी सहज हैं इंग्लिश मीडियम लेने में, तो आप इंग्लिश मीडियम ही लो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट है मेन चीज़, तो हर जगह रिजल्ट जो है ना इंग्लिश का ही बेहतर है। अब कारण तो उसका भाई क्या हो सकता है, इसके बहुत कारण हो सकते हैं, अभी हमें उनकी और नहीं जाना है। एक तो मानसिकता ही होती है ना एग्जामिनर की, और हमारे भारतीय समाज की भी मानसिकता ऐसी ही है कि जो अंग्रेजी में पढ़ता है उसे थोड़ा सुपीरियर माना जाता है। तो ऐसी एग्जामिनर की मानसिकता है, हमारी नहीं है। तो हमें क्या है, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं सेम पेपर, उनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, ऐसा भी है। चलो ये बात एक बार को नेगलेक्ट कर भी दे जाए यदि, तो ये बात तो है ही कि इंग्लिश से आप भाग तो नहीं सकते ना। ठीक है, आपको मान लो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, SSC का देना है, बैंक का देना है ना, तो ये एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में ही, इंग्लिश का बहुत योगदान है इनमें, है ना, कितना है आप सब जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, तो इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते। डेली लाइफ में भी आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो भी आपको दिक्कत आएगी। और एक बार हिम्मत करके BSc में यदि इंग्लिश में पढ़ लोगे, और तो फिर देखो BSc में नहीं पढ़ोगे, MSc में पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में ज़बरदस्ती, फिर तो कंपलसरी है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, और जो भी अच्छे राइटर की आपको बुक पढ़नी है, मान लो फिजिक्स की या किसी भी साइंस से रिलेटेड, वो भी सब कुछ इंग्लिश में मिलेगी आपको। ठीक है,
तो कुल मिला के सीधा क्या है, सीधी सी बात क्या है, आप इंग्लिश से बच नहीं सकते, तो फिर भागना किस चीज़ का। तो मेरे कहने का मतलब यही है, पहले तो प्रयास यही होना चाहिए आप लोगों का कि इंग्लिश में ही पढ़ो। और अभी तो सेमेस्टर की शुरुआत है जिन यूनिवर्सिटीज़ में, वो तो कर ही सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यही कहा था, एक वीडियो भी बनाई थी कि हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करता हूँ, तो आप वहाँ से आराम से क्लासेस को अटेंड करके अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी आप लिख सकते हो, यानी जो मेन वर्ड है ना, जैसे रिवर्सिबल है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना। तो लेकिन होता है, करता है ना, उत्पन्न होती है, ये सब चीज़ें हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पेपर को आपकी मतलब कोई पूछ रहा था मुझसे कि कोई पेपर यदि है जैसे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, किसी का भी हो, तो ऐसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लो आपको हिंदी में आ रहा है, सारा पेपर इंग्लिश में आता है, तो आप उसे हिंदी में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने सारा पेपर हिंदी में, मैं आपको बताऊं, थर्ड पेपर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में वो उसकी एक यूनिट इंग्लिश में की थी और बाकी पूरी बुक मैंने हिंदी में दी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हम भी नए थे, हम भी 12th से हिंदी मीडियम में ही पढ़े थे। तो जितना तैयार हो जाए, जो क्वेश्चन आपको लगे इंग्लिश में तैयार हो रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसे हिंदी में कर दो, इससे कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकी देखो, ऐसा नहीं करना, बस एक चीज़ को अवॉइड करना है कि एक क्वेश्चन आप कर रहे थे इंग्लिश में स्टार्ट किया और फिर आपने बीच से हिंदी में करना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई ऊपर का मान लो इसने अपने माइंड से किया तो फिर नीचे से नकल मारी है ना, या फिर ऊपर से इसने किसी की में देख के किया, अब क्या कर रहा है, अब अपने आप लिख रहा है हिंदी में, तो उससे चीटिंग की मानसिकता बन जाती है। तो एक क्वेश्चन को यदि इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में ही करें, हिंदी में करें तो हिंदी में ही करें। मेन चीज़ क्या है, ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि आप अलग अलग क्वेश्चन को भी अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसकी कोई भी समस्या वाली बात नहीं होती है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में देंगे पेपर तो इंग्लिश में ही देंगे, या हिंदी में देंगे तो फिर सारा हिंदी में करना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बस बाध्यता मैंने एक बताई कि एक क्वेश्चन को हिंदी में करो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करो तो इंग्लिश में करो, और हिंदी इंग्लिश मिक्स करो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करो। हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का अर्थ समझ रहे हो, इस तरीके से कि कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी, ठीक है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आपने हिंदी में लिख दिया, बस यह है हिंदी इंग्लिश मिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आपने इसके जैसे 4 पॉइंट है तो 2 पॉइंट इंग्लिश में कर दिए और बाद के 2 हिंदी में कर दिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ केवल मैं, ठीक है। हाँ, मैंने जो बीच में लेक्चर दिया है, कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो काट लेना, ये आपके काम की तो बात थी नहीं। देखो, ये केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए था और ये उनके लिए था, भाई हिंदी मीडियम का तो कोई भी हो, सबके लिए था, है ना, इस बात को ध्यान देना। मैं बात कर रहा था, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, और तीसरे पॉइंट में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, तीसरा पॉइंट आपसे ये कहता है, 2 तो इससे इफिशियंसी से रिलेटेड होगी, एक पॉइंट ये है, देखो ध्यान देना भाई, ईटा का फॉर्मूला क्या है, ये ईटा का फॉर्मूला देखो 1 माइनस क्या है, T2/T1। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, T1 माइनस T2/T1। तो इसका मतलब ये है, यदि T1 का मान कम है T1 माइनस T2 से, ठीक है भाई, बल्कि कम नहीं ज़्यादा, T1 का मान क्या है, T1 माइनस T2 से क्या है, ज़्यादा है। तो आप देख के बताओ, T1 का मान ज़्यादा है और T1 का मान ज़्यादा होगा तो जो डिवाइड करके आएगा ना, वो 1 से छोटा ही आएगा। तो जो इफ़िशियंसी है ना, इफ़िशियंसी वो हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। इफ़िशियंसी हमेशा कैसी होगी, 1 से कम। यदि T1 की वैल्यू कैसी है, T1 माइनस T2 की वैल्यू से ज़्यादा है तो, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, इसके लैंग्वेज लिख लो। देखो क्या लिखोगे, ये तो ऐसे लिखना है, इफ़ T1 इज ग्रेटर देन T1 माइनस T2। तो मैंने बताया भाई, ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसका जो भाग करके आएगा वो 1 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। और इफ़िशियंसी मैं आपको बता दूं, वो 1 से कम ही रहती है ना, यानी 100% से कम ही रहती है। इफ़िशियंसी 100% हो जाए या इफ़िशियंसी ईटा का मान 1 हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है, वो मैंने बताया था आपको कि हीट इंजन कैसा है, आइडियल है,
जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बताया था कार्नोट हीट इंजन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ये केवल आइडियल हीट इंजन है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये हमारे केवल सपने हैं। सपने मतलब हमारे आदर्श है, हम चाहते हैं ना हमारा आदर्श राज्य स्थापित हो जाए जहाँ पर कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई दुखी ना हो, है ना। इस तरीके के हम सपने देखते हैं ना अपने भारत के बारे में, लेकिन क्या ऐसा कभी संपूर्ण रूप से हो पाएगा 100%? कभी नहीं हो पाएगा भाई। 100 में से एक व्यक्ति तो दुखी रहेगा ही। और दुख कैसे दूर किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा तो है, दुख को दूर नहीं किया जा सकता, है ना। हम किसी को कितने ही प्रयास के बाद भी सुखी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सीधी सी बात क्या है, दुख क्योंकि हमारे मन के बनाए हुए होते हैं। बुद्ध ने कहा इच्छा ही दुख का कारण है, तो हम अपनी इच्छाओं से अपने दुख को बना लेते हैं। क्लियर है ना। तो दुख को दूर नहीं किया जा सकता, और करना है तो अपने मन से हो सकती है, लेकिन सबका मन उसके अनुरूप बनाना कि भाई वो दुख से विरक्त हो जाए, दुख से दूर हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। सबके मन की स्थिति को एक ही तरीके से ढाल देना ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो कुल मिला के क्या है तो वो भी हमारा आदर्श है ना, कि हम चाहते हैं ऐसा राष्ट्र बने। तो इसी प्रकार ये भी हमारा आदर्श इंजन है, आइडियल इंजन है, कि हम चाहते हैं ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी 100% हो, यानी जो 100% हीट ले तो 100% ही वर्क करे, ठीक है, बिल्कुल भी हीट का वेस्टेज ना करे। लेकिन 100% तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो आपको समझना चाहिए हमेशा। 100% कभी कुछ नहीं होता है ना। स्टीफन हॉकिंग भी कहते हैं कि देयर इज नो परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, कोई भी परफेक्ट पर्सन नहीं होता इस संसार में। और यदि आप परफेक्ट व्यक्ति की तलाश करोगे, है ना, और तो आप जीवन में अकेले रह जाओगे, है ना। आप सोचते हैं ना कई बार हमारे रिश्तों में क्या होने लगता है, ये होने लगता है कि हम शिकायतें करने लगते हैं, तो ये शिकायतें कभी पूरी नहीं हो सकती, है ना। एक व्यक्ति से शिकायत करोगे और उसे बदल करके दूसरा ले आओगे, ठीक है भाई, जैसे होता है वैवाहिक जीवन में होता है इस तरीके से, तो आप पाओगे कि इससे अच्छा तो पहला ही ठीक था। तो ऐसा होता है जीवन में कभी, है ना। तो परफेक्ट कोई नहीं होता है, जो है है ना, आपके पास जो है वो बेस्ट है, बस ये वाली विचारधारा रखो। तो मैंने कहा हमारे पास जो हीट इंजन है हमेशा आइडियल है। ये बातें तो हमने की कि इफिशियंसी इसकी कैसी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, यानी ईटा बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 1 से हमेशा कम ही रहती है, यानी 100% से हमेशा कम रहती है। तो आपको लिखना है इफ़, ये तो लिखना ही है, और फिर इसकी लैंग्वेज लिख देना देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। 4th पॉइंट पे आ जाओ। देखो 4th पॉइंट क्या है इसका। 4th पॉइंट, हाँ मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो इफिशियंसी ना ईटा, लैंग्वेज लिख देना आप, पहले मैं बता दूं आपको, ईटा जो है ना इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इफिशियंसी जो ईटा है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। नेचर किसकी, तो वर्किंग सब्सटेंस की, ठीक है, किसकी वर्किंग पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब किसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वर्किंग सब्सटेंस की, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, जैसे कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई गैस है वो क्या है, वो वर्किंग सब्सटेंस है, वो कार्यकारी पदार्थ है। तो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर, उसके अंदर कौन सी गैस भरी है ना, आइडियल गैस है, रियल गैस है, कैसी गैस है, कौन सी गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है। क्लियर है। तो उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है ईटा की वैल्यू, ठीक है जी। तो ईटा यानी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डज नॉट डिपेंड, क्या लिख देना, डिपेंड, ठीक है जी, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चारों पॉइंट हमने कर लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी विशेषताएं कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की। कार्नोट का क्या था, ये उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की विशेषताएं हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने किस तरीके से लिखना है आपको बता दिया है। बाकी PDF नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, देर सवेर मिल सकते हैं बस, है ना। भाई समय का अभाव रहता है, आपको पता तो है ही, लेक्चर रिकॉर्ड करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे चलते हैं, एक हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन कितने प्रकार का होता है उसे हम पढ़ेंगे।
ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हीट इंजन, और हिंदी में कहेंगे ऊष्मा इंजन के प्रकार। तो ऊष्मा इंजन कितने प्रकार का होता है इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ हीट इंजन और हिंदी में है ऊष्मा इंजन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है, ऊष्मा इंजन के प्रकार। देखो ऊष्मा इंजन के दो प्रकार होते हैं। पहले तो मैं आपको ऊष्मा इंजन बता दूं। ऊष्मा इंजन का बताना क्या है, सारी चीजें आपको पता तो है। क्या पता है आपको? पता है कि भैया एक सोर्स होता है, ठीक है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, और एक क्या होता है, सिंक होता है। क्लियर है? सोर्स यानी स्रोत कहते हैं हिंदी में, वर्किंग सब्सटेंस को आप कार्यकारी पदार्थ कहते हैं, और सिंक को सिंक कहते हैं। ठीक है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, गर्म वस्तु ठंडी वस्तु। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से, हीट इंजन में ऐसे ही रहता है ना, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। तो मैं बात कर रहा था इसमें क्या होता है, देखो सारी बातें आपको पता है। आप कुछ हीट लेते हो सोर्स से, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट वर्क कर देते हो, और जो बची हुई हीट है वो किसे दे देते हो, सिंक को दे देते हो। यही तो बात पढ़ते आ रहे हो आप। तो ये तो हीट इंजन है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बस मुझे अब क्या पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी, और जो वर्किंग सब्सटेंस का वर्क करती है, मान लो कोई गैस करती है, ठीक है, जो कि सिलेंडर में भरी होती है। तो सिलेंडर में जो भरी गैस है वो किसका वर्क करती है, वर्किंग सब्सटेंस का। ठीक है, क्लियर है? तो ये हीट इंजन था। हीट इंजन के बारे में तो सब जानते ही हैं ये बातें। अब मैंने कहा हीट इंजन कितने प्रकार का है, तो देखो हीट इंजन होता है एक तो स्टीम इंजन, स्टीम इंजन यानी कि भाप का इंजन। ठीक है, हिंदी वाले लिख सकते हैं भाप का इंजन। ठीक है, भाप का इंजन जो है आपको पता है, ठीक है, कैसा है, ये भाप से चलता है, स्टीम से चलता है। यानी इसमें जो हीट दी जाती है ना वर्किंग सब्सटेंस को, वो कहाँ से दी जाती है, भाप से, स्टीम से। यानी मैं लिख देता हूं एक ऐसा इंजन, देखो लैंग्वेज में लिखता हूं, द इंजन इन विच, ऐसा इंजन जिसमें जो हीट है, ठीक है, किसे दी जाती है, वर्किंग सब्सटेंस को। तो इन विच हीट इज गिवन, ठीक है, टू द वर्किंग सब्सटेंस, हीट इज गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस। हीट वर्किंग सब्सटेंस को दी जाती है, तो कैसे दी जाती है, भाप के द्वारा, है ना। इसका मतलब है ईंधन होगा कुछ, ठीक है, उसे आप जलाओगे, उससे भाप बनाओगे, और भाप से, स्टीम से जो हीट निकलेगी उसे आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, हीट इंजन के सिलेंडर के भीतर। ठीक है, तो किसके द्वारा, ईंधन को जलाने के द्वारा, ईंधन को जलाकर जो हीट बनती है उसके द्वारा। तो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ऐसा इंजन जिसमें हीट दी जाती है वर्किंग सब्सटेंस को, किस तरीके से, ईंधन को जलाकर, है ना, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। लिख देना आगे, इज नॉन एज स्टीम इंजन। ठीक है, इस प्रकार के इंजन को आप क्या कहते हो, स्टीम इंजन कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं भाप का इंजन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो, ले लिया। इसके बाद चलते हैं नंबर सेकंड। ये तो समझ में आया आपको। स्टीम इंजन में क्या है, ईंधन को जलाकर हीट दी जाती है, ठीक है, और ईंधन जलाया जाता है कहीं अलग, सिलेंडर के भीतर नहीं जलाया जाएगा। नंबर सेकंड देखो, एक तो स्टीम इंजन हो गया, और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, इसे हिंदी में कहेंगे अंतर्दहन इंजन। कंबशन यानी दहन, और इंटरनल यानी अंतर, यानी अंतर्दहन, अंदर जलाना है। ठीक है, सिलेंडर के भीतर ही जलाना है, किसे, फ्यूल को, और क्या बनानी है, हीट।
स्टीम इंजन में ईंधन को बाहर जलाया जा रहा था सिलेंडर के, यहाँ पर हीट सिलेंडर के भीतर ही ईंधन को जलाकर प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, अंदर ही, ठीक है, किसके, सिलेंडर के। तो यानी ऐसा इंजन, द इंजन इन विच, एक ऐसा इंजन जिसमें हीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जाती है, ठीक है, कहाँ, मैंने कहा इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। और कैसे, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन को जलाकर। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें ईंधन इसके सिलेंडर के भीतर ही जलाया जाता है, उसमें कहीं बाहर जलाया जाता है। तो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, ठीक है, लिख दोगे। ऐसे इंजन को आप क्या कहते हो, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊष्मा दी जाती है ना कार्यकारी पदार्थ को, वो सिलेंडर के अंदर ही उत्पन्न की जाती है। तो मैंने लिख दिया है इनसाइड द सिलेंडर, ये वर्ड मीन है बस, ठीक है। इस टाइप के इंजन को कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। बहुत पसीने आ गए हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा है ना, तो इस तरीके से हाल हो जाता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और अब थर्मोडायनेमिक्स आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।